नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल एवं सभी 34 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन की कक्षाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में आपने सामान्य अध्ययन की 5वीं यूनिट के अंतर्गत भारत के सामान्य भूगोल का अध्ययन किया था। यदि आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप 6वीं यूनिट के अंतर्गत भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज से इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, भारतीय संविधान की शुरुआत करने से पहले संविधान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इनके बारे में संक्षेप में आपसे चर्चा होनी चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं, यह सामान्य अध्ययन का संपूर्ण पाठ्यक्रम है। सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम एवं संपूर्ण शिक्षण योजना के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी तक आप 5वीं यूनिट सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 5वीं यूनिट का अध्ययन कर रहे थे। 5वीं यूनिट यहां पर आप देख रहे हैं, 5वीं यूनिट जिसका नाम है इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, भारतीय इतिहास एवं भूगोल। भारतीय इतिहास एवं भूगोल यूनिट के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। दूसरा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर के 1950 तक। इसके बाद है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर तंत्र। और इसके बाद चौथा टॉपिक था इंडियन ज्योग्राफी जनरल, भारत का सामान्य भूगोल। दोस्तों, अभी तक भारत के सामान्य भूगोल का आप अध्ययन कर रहे थे। भारत के सामान्य भूगोल के अंतर्गत अभी तक 10 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मेरी प्लान तो यह थी कि जिस यूनिट की मैं शुरुआत करूं, जिस यूनिट को स्पर्श करूं, उस यूनिट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, तभी कोई भी यूनिट कंप्लीट मानी जाएगी। किंतु आज मुझे 5वीं यूनिट को छोड़ करके 6वीं यूनिट की शुरुआत करना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का स्वप्न देख रहे बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों के मन में एक शंका थी, एक संशय था। क्या सर आप केवल भारत का भूगोल पढ़ाएंगे और अन्य टॉपिक कौन पढ़ाएगा, कैसे हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण होगा? तो प्रतियोगी छात्रों की मांग को मानते हुए, साथ ही उनके संशय को दूर करते हुए आज से 6वीं यूनिट की शुरुआत कर रहा हूं, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि सर भारत के भूगोल के अलावा अन्य टॉपिक भी पढ़ाएंगे या फिर पढ़ा सकते हैं। तो आज से 6वीं यूनिट की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, मैं तो चाहता हूं कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो अपलोड करूं, किंतु काफी दिनों से, लगभग 20 दिनों से स्वास्थ्य सही नहीं है और स्वास्थ्य सही न होने के कारण मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। किंतु जैसे ही स्वास्थ्य सही हो जाएगा, प्रतिदिन आपको 2 वीडियो अपलोड करने का कार्य किया जाएगा। आज भी स्वास्थ्य सही नहीं है, रात के 1 बज रहे हैं, फिर मैं आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण
से आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपके लिए यदि मैं कुछ अच्छा करूंगा तो स्वास्थ्य अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आज एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया था, सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं और इतने डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैंने उसको जवाब दिया है, यदि आप ग्रुप डी की, रेलवे की और बैंक की तैयारी करती हो तो मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। एक एक नंबर के वहां पर वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको रट लीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में प्रदर्शन कर दीजिए, किंतु सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ करके प्रोफेसर बनना होता तो सभी लोग प्रोफेसर बन जाते। आप जानते हैं इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है और इस कंपटीशन में छन्ना लगाने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इस प्रकार से ये 5 यूनिट रखी, 6 यूनिट सामान्य अध्ययन की रखी गई है, क्योंकि सरकार से उम्मीद है आप अपने सब्जेक्ट में चाहे कितनी भी कमांड रखते हो, लेकिन आपके सामान्य बुद्धि का परीक्षण सरकार करना चाहती है। कोई भी व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में तभी विद्वान हो सकता है जब वह अन्य सब्जेक्ट की भी साथ साथ जानकारी रखता है। तो यदि प्रोफेसर बनना है तो चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। जिसे जल्दीबाजी है तो मार्केट में बहुत सारी वन लाइनर किताबें हैं, लूसेंट है, उनको आप रेड करके और एग्जाम में प्रदर्शन करिए। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। किंतु यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। परीक्षा को लेकर के आप चिंतन ना करें। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा नहीं होगी। कम से कम 4 महीने का आपको समय मिलेगा। दिसंबर तक परीक्षा होने के किसी प्रकार के कोई आसार नहीं है। फिर भी आप अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करते रहें। मेरा स्वास्थ्य जैसे ही सही होगा मैं आपको 2-2, 3-3 वीडियो भी अपलोड करने का कार्य करूंगा। लेकिन एक बार फिर मैं आपके संशय का निवारण कर रहा हूं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को यूनिट वाइज एक एक करके, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक करके मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और पूरे 30 में 30 दिलाने का कार्य करूंगा, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए 6वीं यूनिट का अध्ययन करते हैं। 6वीं यूनिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। यहां पर 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक तो भारतीय संविधान और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था। यहां पर ABC, यहां पर 3 पॉइंट ABC में जो टॉपिक दिए हुए हैं ये भारतीय संविधान से संबंधित है और DE में जो टॉपिक है यह भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला है प्रियम्बल। इसे भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना भी कहते हैं। दूसरा है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, इन्हें मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को राज्य के नीति निदेशक तत्वों या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। इसके बाद आता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में आपको पढ़ना है। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 टॉपिक है इसमें। चुनाव आयोग एवं लोक सेवा आयोग को भी आपको विस्तृत रूप से पढ़ना होगा, क्योंकि यह आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब बात करते हैं, तो दोस्तों जब तक ये भारतीय संविधान का पाठ्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा नया सब्जेक्ट नहीं शुरू किया जाएगा। जैसे ही भारतीय संविधान का पाठ्यक्रम खत्म होता है इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी पॉइंट यहाँ पर जो भी टॉपिक दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पॉपुलेशन, जनसंख्या, पुअर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नियोजन एवं विकास, इनकम टैक्स, आयकर। इसके बाद एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्री, उद्योग, ट्रेड, व्यापार, मनी, पूंजी, करेंसी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। तो दोस्तों
यहाँ पर 6वीं यूनिट के अंतर्गत पहले भारतीय संविधान को पूरा करेंगे, इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को, इसके बाद 6वीं यूनिट से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसके बाद अगली यूनिट की शुरुआत करेंगे। 5वीं यूनिट अभी बची हुई है, 5वीं यूनिट को पूरा करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके एक एक यूनिट करके सारी यूनिट खत्म कर देंगे। तो आइए आज से भारतीय संविधान की विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सर्वप्रथम भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों के बारे में आप सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें। भारतीय संविधान के जो भाग हैं वही भारतीय संविधान के चैप्टर हैं और इन्हीं भागों में बहुत सारे भाग ऐसे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में सीधे सीधे दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। तो आइए भारतीय संविधान को एक नजर में देखते हैं। भारतीय संविधान पर एक नजर। यहां पर भारतीय संविधान के भाग दिए गए हैं। पहला है भाग, दूसरा विषय और तीसरा है संबद्ध अनुच्छेद। पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किए गए हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र मतलब 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद यहां पर अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है। और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे लोक सेवा आयोग से उठा लेता है। तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत में जब संविधान निर्माण हो रहा था तो विश्व के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और विश्व के संविधानों में जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको भारतीय संविधान के अंतर्गत समन्वित करने का प्रयास किया गया था। नागरिकता के संबंध में भारत के पास 2 ऑप्शन थे, एक ब्रिटेन की एकल नागरिकता वाला ऑप्शन और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका की दोहरी नागरिकता वाला ऑप्शन। दोस्तों, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। वहां पर एक केंद्र की नागरिकता होती है और दूसरी राज्य की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो हर व्यक्ति को एक केंद्र की नागरिकता और दूसरी नागरिकता उसके उस राज्य की जिसका वह निवासी है। जैसे कोई व्यक्ति हवाई द्वीप का निवासी है, हवाई द्वीप का नागरिक है, तो एक नागरिकता उसको हवाई द्वीप की और दूसरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका की मिलती है। किंतु भारतीय संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि भारत दोबारा जो है विभाजित हो। भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, भारत की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किया है। वो भारत को जो है एकता के सूत्र में पिरोना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की जाती है तो राज्य के नागरिकों में कट्टरता की भावना उत्पन्न हो सकती है। जैसे मैं बिहार का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं पंजाब का हूं, मैं हरियाणा का हूं। इस प्रकार से अगर संकुचित कट्टरता की भावना आती है तो क्या होगा, भारत का विखंडन हो सकता है। ये जो प्रदेश है ये कहीं देश का रूप धारण न कर ले, इसलिए भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो याद रखेंगे, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद तीसरा भाग है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। भारतीय मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है।
कहां से? 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। मूल संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब वह एक कानूनी अधिकार है जिसे अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। तो कहीं पर आपको 44वें संविधान संशोधन 1979 मिलेगा और कहीं पर 78 मिलेगा, क्योंकि जब विधेयक पेश हुआ था तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के रूप में पेश किया गया था, किंतु इसको लागू होते होते मतलब राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते होते 1979 का समय लग गया था, तब यह एक्ट बन गया था। कोई भी विधेयक जब प्रोसेस में होता है तो उसको विधेयक या बिल कहते हैं, और जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं वो एक्ट कानून बन जाता है। दोस्तों, मूल अधिकार राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी बातों का प्रावधान किया गया है जो राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करती हैं। मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसी तरह से अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य इसलिए है, यदि इनका हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो न्यायालय इनको लागू कराने का कार्य करेगा। अब इनको मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? मौलिक अधिकार इनको संविधान में स्थान दिया गया है। दूसरी बात, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, अपरिहार्य है। इनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, इस कारण से। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनको संविधान में स्थान दिया गया है। साधारण तरीके से इनमें संशोधन, परिवर्तन या फिर इनको हटाया नहीं जा सकता है, इस कारण से इनको मौलिक कहा गया है। इसके बाद दोस्तों, तो इस प्रकार से वर्तमान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद अब अगला भाग है भारतीय संविधान का भाग 4। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका वर्णन किया गया है। यहां पर 31 लिखा हुआ है, त्रुटि सुधार करिएगा, यहां पर 51 होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी बातों का प्रवेश किया गया है जो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाती है। तो यदि आपसे पूछेगा कि राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना कौन करता है, तो मौलिक अधिकार। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना कौन करते हैं, तो इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अब दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है। एक तरफ है मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ है नीति निर्देशक तत्व। यहां पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है क्योंकि यहां पर जगह का अभाव है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। इसी तरह से नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका वर्णन किया गया है।
मूल अधिकार राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसके बाद मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, किंतु नीति निर्देशक तत्व स्वैच्छिक हैं। यदि व्यक्ति के मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, न्यायालय उन्हें लागू नहीं करा सकता। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में संक्षिप्त में अंतर स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया है। इसके बाद ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, इनको आप विस्तृत रूप में एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में इनका वर्णन किया गया है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। इसे छोटा संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। प्रत्येक माता पिता एवं अभिभावक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को स्कूल जाने का अवसर प्रदान करें। ये 11वां मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर मूल कर्तव्यों के बारे में संक्षेप में आपने सीखा है। और इसके बाद 5वां है संघ सरकार। 5वां है संघ सरकार यानी केंद्र सरकार। अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक केंद्र सरकार के बारे में प्रावधान किए गए हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें कई अध्याय हैं। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके बारे में आप सीखेंगे। जैसे एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद अनुच्छेद एक शब्द है सरल। आप यदि सरल याद कर लेंगे तो आपको अनुच्छेद याद करने में सरलता हो जाएगी। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का गठन 81 में और 80 में एवं लोकसभा का गठन 81 में किया गया है। तो यदि आप सरल याद कर लेते हैं तो 79, 80 और 81 तीनों अनुच्छेद आपको अच्छे प्रकार से साथ साथ में समझ में आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों संघ, एक और महत्वपूर्ण बात है, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा से कानून पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, तभी वह कानून बनता है। यदि राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते तो कानून, विधेयक कानून का रूप नहीं धारण कर पाता। इसके बाद संसद के 3 अंग हैं, मैंने आपको बताया है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसके बाद राष्ट्रपति की विधायक शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति की कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यदि भारत में कानून बनाना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। किंतु कभी ऐसी स्थिति हो जब लोकसभा एवं राज्यसभा या फिर किसी एक का अधिवेशन चल ना रहा हो, सत्र में ना हो और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो
लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा बनाए गए कानूनों का होता है। अध्यादेश का प्रभाव 6 महीने तक रहता है। जैसे ही लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक होती है, वैसे ही यदि संसद इनको पास कर देती है तो 6 महीने के बाद भी यह हमेशा के लिए कानून बन जाता है। यदि संसद इसको पास नहीं करती है तो 6 महीने बाद कैंसिल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों संघ की न्यायपालिका, यहां पर आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग CAG के बारे में प्रावधान किया गया है 148 के अंतर्गत। इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य सरकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 242 तक अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकारों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इस भाग को कई अध्याय में बांटा गया है। पहला है साधारण, फिर कार्यपालिका, फिर राज्य का विधानमंडल, फिर राज्य की विधायी शक्तियां, फिर है राज्यों के उच्च न्यायालय और फिर छठवां है अधीनस्थ न्यायालय। यहां पर अनुच्छेद 152 में राज्य शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसके बाद इसमें आपको राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद राज्य का विधानमंडल, राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत आप मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रियों को पढ़ेंगे। राज्य के विधानमंडल, दोस्तों राज्य जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्यों में विधानमंडल होता है। किसी राज्य में विधानमंडल एक सदनीय है और किसी राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय है। इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा आगे चल के करेंगे। तो जिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, तो जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा एवं विधान परिषद, वहां पर विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल। किंतु जिन राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन है, केवल विधानसभा, वहां पर विधानमंडल के 2 ही अंग माने जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल। दोस्तों किसी राज्य में चाहे विधान परिषद न हो, लेकिन अगर वहां पर विधानमंडल है तो जहां पर एक सदनीय विधानमंडल है वहां पर विधान सभा जरूर होगी किंतु विधान परिषद नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर देते हैं और अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का होता है। अध्यादेश मुख्य रूप से 6 महीने तक लागू रहते हैं और जैसे ही विधानमंडल की बैठक होती है उसमें विधानमंडल यदि पास कर देती है तो हमेशा के लिए कानून बन जाता है और विधानमंडल यदि पास नहीं करती है तो अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों राज्यों के उच्च न्यायालय आपको पढ़ना है और इसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद सातवां है भारतीय संविधान का भाग 7। भारतीय संविधान के भाग 7 का निरसन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसके अंतर्गत दिए गए थे और अनुच्छेद 238 था, तो भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब यह भाग प्रावधान में नहीं है। दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर राज्यों को क ख ग घ श्रेणी में बांटा गया था किंतु बाद में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला है संघ राज्य क्षेत्र।
यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अनुच्छेद 239 से 242 तक प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद भाग 9 में पंचायतों की व्यवस्था है, और यदि आप इसको हिंदी में पढ़ें तो अनुच्छेद 243 से 243A तक पंचायतों की व्यवस्था की गई है। किंतु यदि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक पंचायतों की व्यवस्था करी गई है। तो 243 हिंदी और अंग्रेजी में दोनों तरह से मैंने बता दिया है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है नौका में क्या है? नगर पालिकाएं। नौका में नगर पालिकाएं हैं। अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 या छा तक, यहाँ आपको ता से लेकर के या तक पढ़ना है, और या जैसे आ जाए तो आपको ज्ञा तक नहीं जाना है, या में रोक करके फिर का खा गा घा पढ़ना है, छा तक जाना है। तो 243 ता से 243 या छा तक व्यवस्था की गई है। यदि इसे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अब नौखा आता है। नौखा में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 या जा से लेकर के अनुच्छेद 243 या ना तक इनका प्रावधान है। अगर इंग्लिश में पढ़ें तो अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 10 है। 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 244 से लेकर के अनुच्छेद 244 का तक किए गए हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 11 आता है। इसमें 2 अध्याय है, संघ और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों का प्रावधान किया गया है। 263 बहुत महत्वपूर्ण है। 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद। इसमें 4 अध्याय हैं। वित्त, ऋण लेना, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद। इसके बाद चौथा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। इसको जो मौलिक अधिकारों का दर्जा प्राप्त था, इसको हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 का में स्थापित किया गया है। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तब इसे अनुच्छेद 31 के अंतर्गत रखा गया था। इसके बाद अगला है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अनुच्छेद 301 से 307 तक व्यापार, वाणिज्य, समागम के बारे में व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगला भाग है भाग 14, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। इनमें आपको सेवाएं पढ़ना है। इसके बाद लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको पढ़ना है। अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर अभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो सामने दिख जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे, आपके अनुच्छेद एक एक करके कंप्लीट होते जाएंगे, और जब भारतीय संविधान का संपूर्ण सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब आपको 50 से 60 अनुच्छेद लिख करके देंगे। उनको यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद 14 का में अधिकरण है, ट्रिब्यूनल। अनुच्छेद 323 का से लेकर के अनुच्छेद 323 का तक ट्रिब्यूनल के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आता है निर्वाचन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में भी है। अनुच्छेद 323 से लेकर के अनुच्छेद 329 का तक इलेक्शन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। यहीं पर चुनाव आयोग को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद अनुच्छेद 16, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 330 से
अनुच्छेद 342 तक प्रावधान किए गए हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभाओं में कुछ पदों के मनोनयन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके बाद 17 भाग आता है। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा के बारे में व्यवस्था की गई है। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में प्रावधान किए गए हैं। पहली है, इसमें 4 अध्याय हैं। पहली है संघ की भाषा, दूसरा है प्रादेशिक भाषाएं, तीसरा है सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं और इसके बाद चौथा है विशेष निर्देश। इसके बाद 18वां भाग आता है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंधों के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है, 1, 2, 3। पहला जो आपात होता है 352 के तहत, दूसरा 356 के तहत और तीसरा होता है 360 के तहत। पहला आपात युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा इस आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। इसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। यह संपूर्ण भारत में या फिर भारत के किसी एक क्षेत्र में घोषित किया जाता है। दूसरा है 356 राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल जब राष्ट्रपति से यह कहे कि राज्य का शासन अब संविधान के नियमों के अनुसार चलाना मुश्किल है, तब राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। उस समय राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन चलाता है। विधानसभा को स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। अभी तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। एक बार यूपीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के इतिहास में अभी तक किस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया है, तो अनुच्छेद 360। जब राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है उस समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा, वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है और अभी तक भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है, कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। इसके बाद दोस्तों अगला भाग है संविधान 19वां भाग है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण में आपको 351 से लेकर के 367 तक प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद 20वां भाग है संविधान का संशोधन। इसमें 368 है, अनुच्छेद 368 है। भारतीय संविधान लचीले एवं कठोर संविधान का मिश्रण है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए संसद का साधारण बहुमत आवश्यक है। कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद का 2/3 बहुमत आवश्यक है एवं तीसरे में संसद के कुछ अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए संसद का 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की अनुमति आवश्यक होती है। इसके बाद अगला 21वां भाग है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392 तक व्यवस्था की गई है। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो ये थे भारतीय संविधान के भाग। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। यहां पर कुछ नोट पॉइंट है, इनको आप देखेंगे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 22 भाग हैं। यहां पर आप देख रहे हैं बाकी अनुच्छेद भी उतने ही है और भाग भी उतने ही है, किंतु अनुसूचियां 12 हो गई हैं 8 से। क्रमांक के अनुसार
भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, किंतु गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हो गए हैं। इसको आप समझिएगा। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं भाग 7 जिसमें भाग ख के राज्यों से संबंधित था, को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा विलोपित कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। 7वां भाग था, 7वां संविधान संशोधन भी था, खत्म कर दिया गया है। इसके बाद 14 का एवं 14 भाग 4 का एवं भाग 14 का दोनों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद भाग 9 को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है एवं भाग ख को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रकार से यह भारतीय संविधान के भागों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। तो यहाँ पर आप इस बात को समझेंगे कि ये जो 7वां भाग है, पहले भारत में 22 भाग थे, 4 भाग और बढ़ गए तो 22 4 26 हो गए, उसमें से एक भाग खत्म हो गया। इस प्रकार से 25 भाग बचे हैं, लेकिन गणना के दृष्टिकोण से 25 हो गए हैं, क्रमांक के दृष्टिकोण से आज भी 22 भाग हैं। यहां पर आप देख रहे हैं भाग 4 को बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में इसका वर्णन, इसका उल्लेख नहीं था। इसके बाद दूसरा है 9 का और 9 खा, इनको भी बाद में ही जोड़ा गया है। इसके बाद चौथा है 14 का, इसको भी बाद में जोड़ा गया है। इस प्रकार से 22 और 4 कितने हो गए? 26। लेकिन ये जो 7वां भाग है इसको निरसित कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इस प्रकार से क्रमांक के दृष्टिकोण से 7वें भाग को भले खत्म कर दिया गया है, 8वां 9वां 10वां 11वां सभी भाग अपनी जगह पर स्थिर हैं। इस प्रकार से क्रमांक के दृष्टिकोण से 22 भाग एवं संख्या के दृष्टिकोण से 25 भाग हैं। ठीक है। अब भारतीय संविधान के भाग से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो पहले तो आपसे पूछा जाता है, एक तरफ भाग दे देगा, दूसरी तरफ उनका विषय दे देगा, और भाग और विषय को आपको सुमेलित करना होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, या फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के भाग 1 का विषय क्या है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ सरकार, या फिर संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें आपको सही ढूंढ करके टिक करना होगा, या फिर कूट में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, एक तरफ विषय दे देगा, दूसरी तरफ संबद्ध अनुच्छेद दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। या फिर दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको तो आपको विधिवत रूप से पढ़ना ही है, किंतु भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण सभी भागों को व उनके विषय व अनुच्छेद को अच्छे प्रकार से आपको याद कर लेना है। तो पूरा याद कर लीजिएगा। उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं। संघ उसका राज्य क्षेत्र, इसको याद रखेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इनको आप अच्छे प्रकार से याद रखेंगे कि इनमें टॉपिक क्या है और संबद्ध अनुच्छेद कौन कौन से हैं। इसके बाद अगला है पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां, इनके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद ये भाग 11 को पूछने की बहुत कम संभावना है, 12 को भी कम है। इसके बाद 13 को भी कम संभावना है। यहाँ पर 11 पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध। इसके बाद यहाँ पर 14 का बाद में जोड़ा गया, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है।
5वां आपके सिलेबस में ही है, 16 नहीं पूछा जाएगा, 17वां राजभाषा याद कर लीजिएगा। इसके बाद 18वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपातकालीन उपबंध है। इसके बाद 20वां संविधान संशोधन। इस प्रकार से इनको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय तथा संबद्ध अनुच्छेद आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1952 में जोड़ी गई है। कब? 1952 में, और इसका विषय था भूमि सुधार। इसके बाद 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई है, जिसका विषय है दल बदल। इसके बाद 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई है, 1992 के द्वारा, और इसका विषय है पंचायतें। दूसरा है 12वीं अनुसूची, इसको जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ये दोनों संविधान संशोधन एक ही वर्ष में किए गए थे। तो कभी आपको 92 मिल जाता है और कभी 93, लेकिन जब बिल पेश किया गया था, विधेयक पेश किया गया था, तब यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के नाम पे पेश किया गया था, किंतु राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते होते 1993 आ गया था, इसलिए कई बार 1993 दे देता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनमें अंतर आप स्पष्ट रखिएगा। अब जो है 12वें जो अनुसूची है उसका विषय था नगर पंचायतें। अब देखते हैं सभी अनुसूचियों को विस्तार से देखते हैं। प्रथम अनुसूची में संघ राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाली पेंशन वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किन किन पदाधिकारियों के पेंशन वेतन भत्ते का प्रावधान किया गया है। पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा राज्यों के राज्यपाल, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, फिर है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, फिर है राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, फिर राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में के वेतन भत्तों के बारे में दूसरी अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। इसको आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 63 में प्रावधान है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न पदाधिकारियों में से किसके वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया था। इसके बाद अगला है तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। इसमें देखते हैं कौन कौन से पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। इसमें पहला है संघ के मंत्री, दूसरा है संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। लोकसभा एवं राज्यसभा का जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उसको एक शपथ पत्र देना होता है। इसके बाद जब वो संसद का सदस्य चुन लिया जाता है तो भी उसको संसद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
इसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर राज्य के मंत्री, यहाँ राज्य मंत्री लिखा हुआ है, सुधार करिएगा, राज्य के मंत्री। इसके बाद राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य, मतलब राज्य विधानमंडल, विधानसभा एवं विधान परिषद का जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और उसका फॉर्म भरता है, वहां पर एक शपथ पत्र भरवाया जाता है। इसके बाद जब वो चुन लिया जाता है विधानसभा या फिर विधान परिषद में, तो सदन के सदस्य के रूप में भी उनको शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की शपथ का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं किया गया है? ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, लेकिन मैं ऑप्शन में भारत का राष्ट्रपति देता हूं, भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि यह प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, बल्कि उसके लिए एक अलग से अनुच्छेद दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको कट कर देते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। इसको आप याद रखेंगे कि किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें होंगी। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सीटों की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगली है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद छठवीं अनुसूची है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसको यदि आप 60 तरीके से याद करना चाहते हैं तो इसको अमित्र मेघ आप याद कर लेंगे, अमित्र मेघ। तो पहला है असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो छठवीं अनुसूची में अमित्र मेघ के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इन चारों राज्यों को आप याद रखेंगे। हो सकता है पूछ ले छठवीं अनुसूची में निम्न राज्यों में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो यदि आप चारों ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। इसके बाद है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। संघ सूची में 97 विषय थे, किंतु गणना की दृष्टि से वर्तमान में 98 विषय हैं। एक विषय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। इसके बाद दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसमें कुल 66 विषय थे, किंतु वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 विषय हो गए हैं, क्योंकि राज्य सूची के कई विषय यहाँ पर समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं। इसके बाद आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों को होता है। यदि केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का बनाया गया कानून मान्य होता है एवं राज्य का बनाया गया कानून मान्य नहीं होता। अब संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषयों की बात करते हैं। संघ सूची जिसमें रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे एवं जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं, राज्य जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पुलिस, भूमि सुधार, जेल, पशुपालन, जलापूर्ति, सिंचाई एवं नहर के बारे में प्रावधान किया गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। रेलवे के संघ सूची का विषय है, किंतु रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। इसके बाद बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन,
शिक्षा, इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। यदि विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। जैसे शिक्षा पर केंद्र कानून बनाए और कोई राज्य कानून बनाता है और दोनों कानूनों में विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है, राज्य का कानून मान्य नहीं होता। इसके बाद कुछ अवशिष्ट बचे कुचे विषय हैं जिनको केंद्र के अधीन रखा गया है, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को इसमें स्थान दिया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, किंतु वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में वर्णित 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं, आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भाषा का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था? असमिया, बंगाली, गुजराती, सिंधी। तो इसका आंसर होगा सिंधी। तो आइए इन 14 भाषाओं को देखते हैं। पहली असमिया, दूसरी बंगाली, तीसरी गुजराती, चौथी कन्नड़, चौथी हिंदी, 5वीं कन्नड़, 6वीं कश्मीरी, 7वीं मराठी, फिर मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मूल संविधान में रखा गया था। बाद में कई अन्य भाषाएं जोड़ी गई हैं जो इस प्रकार हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। इसके बाद 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ पर 1922 है, इसको त्रुटि सुधार करिएगा, 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ा गया है। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया है। तो इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2003 में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली और नेपाली। तो इसका आंसर है नेपाली। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल करने की मांग की जा रही है, किंतु यह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। जैसे भोजपुरी की मांग बहुत जोरों से है कि इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी तरह से बुंदेलखंडी, लेकिन ये मांग समय समय पर की जाती रही है। यहाँ पर बिहार से बीजेपी सांसद हैं मनोज, बिहार के हैं वो, मनोज तिवारी और रवि किशन जी द्वारा बार बार भोजपुरी को शामिल करने की मांग की जा रही है, किंतु अभी तक यह मांग पूरी नहीं हो पाई। देखते हैं कब तक इस मांग को पूरा किया जाता है। तो कौन कौन चाहते हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाए, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद है 9वीं अनुसूची। भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद इस अनुसूची का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था, किंतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता या अयोग्यता के बारे में उपबंध किया गया है। मूल संविधान में इस अनुसूची का उल्लेख नहीं था, किंतु 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। दोस्तों, पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ता था और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल कर लिया जाता था। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार और धन लोलुपता को दूर करने के लिए दल बदल पर रोक लगा दी गई है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता है, जैसे कांग्रेस से चुनाव लड़े और फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाए, तब क्या है, उसकी सदस्यता का अंत कर दिया जाता है। उसे यदि संसद सदस्य बनना है तो पुनः दोबारा चुनाव लड़के संसद में दूसरी पार्टी से पहुंचना होगा। ऐसे ही यदि वह अपने दल के खिलाफ मतदान करता है तो भी उनकी सदस्यता का अंत हो जाता है। इसी तरह से यदि कोई निर्दलीय विधायक है और उसने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, किसी पार्टी में शामिल हो गया है, तो भी उसकी सदस्यता का अंत
हो जाता है। दोस्तों, यदि एक सदस्य या दो सदस्य जाते हैं तो उनकी सदस्यता का अंत हो जाता है, किंतु यदि पूरी पार्टी के 2/3 सदस्य, किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता का अंत नहीं होता है। जैसे कि पहले ये प्रावधान 1/3 था, बाद में इसको बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको कहूं, दिल से मत लीजिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि समाजवादी पार्टी के 2/3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब उनकी सदस्यता का अंत नहीं होगा, किंतु अगर 2/3 से कम विधायक शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जो बात मैं रखना चाहता था वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि एक सुधार हो, दल बदल को और कठोर बनाया जाए। जो भी व्यक्ति एक पार्टी से चुनाव लड़े और 5 साल के अंदर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो 5 साल तक उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से विधायकों की या फिर सांसदों की खरीद बेच होती है, एक पार्टी के दूसरे पार्टी वाले सरकार गिराने की साजिश रचते हैं, ये आजादी के बाद से ही चला आया है। जो भी सरकार केंद्र में रहती है वो राज्य की सरकारों को अपदस्थ करने के लिए पूरा प्रयास करती है। कांग्रेस ने इसका खूब दुरुपयोग किया था और आज कांग्रेस इसको भोग भी रही है। तो इस प्रकार से अगर कोई विधायक या सांसद 5 साल के अंतर्गत किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जिससे वह जीता था उस पार्टी को छोड़ करके नई दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसकी सदस्यता का तो अंत कर ही दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। इस प्रकार से यदि सरकार दल बदल को और कठोर बनाती है तो राजनीति के क्षेत्र में भ्रष्टाचार थोड़ा सा और कम होगा। इसके बाद दोस्तों अगला है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, किंतु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसमें पंचायती राज से संबंधित, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कर लीजिएगा, इसमें पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषय रखे गए हैं। इसके बाद क्या है, अगली अनुसूची है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। यहां पर आप देख रहे हैं जिले स्तर पर जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और इसके बाद होती है ग्राम पंचायत। यहाँ पर डीडीसी सदस्य होते हैं और यहाँ पर बीडीसी सदस्य होते हैं, बीडीसी सदस्य, और यहाँ पर ग्राम प्रधान एवं उसके अन्य वार्ड मेंबर होते हैं जो वार्डों के सदस्य होते हैं। यहाँ पर जिलाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख का और यहाँ पर प्रधान का। इसी तरह से दोस्तों 12वीं अनुसूची का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, किंतु 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं दायित्व के बारे में उपबंध किया गया है। इसमें कुल 18 विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को दिया गया है। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में भी त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। छोटे शहरों के लिए नगर पंचायत, इससे जो बड़े शहर हो पंचायत, इससे जो थोड़ा बड़े शहर होते हैं वहां पर नगर पालिका और बड़े नगर जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, यहाँ पर नगर निगम होता है। क्या होता है? नगर निगम। तो शहरी क्षेत्रों में भी त्रिस्तरीय पंचायत का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण अनुसूचियां।
और अनुसूचियों से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आप संक्षेप में देख लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर भी एक वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक कंप्लीट करने का प्रयास करना है। वीडियो कितना भी लंबा हो, यदि एक टॉपिक उठाएंगे तो उस वीडियो में उसको कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर आपको विषय याद रखना है। प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसके बाद दूसरी अनुसूची पेंशन वेतन एवं भत्ते 60 फॉर्म में आप याद रखेंगे। इसके बाद तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप, इसके बाद चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसके बाद पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, इसके बाद छठवीं अनुसूची अमित्र मेघ के बारे में जो है प्रशासन के बारे में प्रावधान, इसमें मैंने अभी अमित्र मेघ शॉर्टकट में अभी आपको बताया था। इसके बाद सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसके बाद अगला है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। इसके बाद जो है नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। इसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल। इसके बाद 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां। इसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया और उनका टॉपिक क्या रहा है। 11वीं और 12वीं अनुसूची बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। यहाँ पर आप पिछले साल के पेपर को उठा करके देखेंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएगा। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, क्या विषय है और कितने विषय इसमें रखे गए हैं। इसी तरह से 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, इसका विषय क्या है और कितने इसमें विषय रखे गए हैं और कानून कौन बनाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों के बारे में आपने पढ़ा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा और किसी प्रकार के प्रश्न को लेकर के कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8543856728। अभी थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, अस्वस्थ होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। जैसे ही स्वास्थ्य सही होता है प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो अपलोड करने का कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। रात के 3 बज चुके हैं और अगली क्लास में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।